परीक्षा में भ्रष्टाचार पर कब होगा सख्त प्रहार, क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ों बच्चों और युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टम जिसमें नोटिस है, रिपोर्ट है, जांच है, अदालतें हैं, कार्रवाई है, सियासी स्कोरिंग भी है, लेकिन असली सवालों का जवाब अब तक देश के सामने नहीं आ पाया है। अगर इस पूरे मामले में गौर किया जाए तो पता चलता है दरअसल ये समस्या सिर्फ नीट में 24-25 लाख बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है। धांधली की ये समस्या सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये समस्या अब तक करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ हो चुकी है, क्योंकि पेपर लीक ना तो बीजेपी शासनकाल से शुरू हुआ है और ना ही इसका किसी दल की सरकार से कोई संबंध है। हाँ, ये जरूर है कि हर दौर, हर राज्य और हर सरकार में ये भ्रष्टाचार बेहद व्यापक रूप से अपनी जड़ें जमा चुका है और अब वक्त की जरूरत है कि इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह सकते हैं कि एनटीए तो सिर्फ दाखिलाओं के लिए परीक्षा लेता है, लेकिन देश में जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी भयानक स्तर का भ्रष्टाचार होता है। पिछले 5 साल में देश के 15 राज्यों में 1 करोड़ 41 लाख नौजवानों का भविष्य इन धांधलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 7 साल में 70 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम में गड़बड़ी क्या है, और अगर है तो पिछले 10 साल में सरकार ने इसे एड्रेस क्यों नहीं किया, और क्या इस बार सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि आने वाले दिनों में देश के किसी भी एक बच्चे या नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर दंगल में चर्चा हम करने वाले हैं। आपको बता दें, पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नीट की परीक्षा जो दे चुके हैं, लेकिन उनके सपनों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। अपने सवाल आज ये खुद पूछेंगे, अपनी कहानी बताएंगे और सरकार से सीधा जवाब मांगेंगे। लेकिन आज दिन भर इस पूरे मसले की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। देश में जब से नीट परीक्षा में धांधली का धुआं उठा है, तब से अब तक 7 किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार वो बच्चे हैं जो इंसाफ के लिए 17 दिन से आवाज उठा रहे हैं। दूसरा किरदार अदालत है, जहां दर्जनों दरख्वास्त पड़ चुकी हैं। अदालत नोटिसें जारी कर रही है, सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तीसरा किरदार सरकार है, जो जांच करा रही है, रिपोर्ट मांग रही है, कार्रवाई का भरोसा दे रही है। चौथा किरदार वो एनटीए एजेंसी है, जो गड़बड़ी छिपाने की कोशिश के बाद अब पकड़ने की कोशिश करने का दावा कर रही है। पांचवा किरदार विपक्षी दल हैं, जो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति चमकाने की कोशिश में हैं। छठा किरदार सत्ताधारी दल है, जो पेपर लीक की महामारी के सूत्र विपक्षी दलों के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और सातवां किरदार कोचिंग संस्थान है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बाद सुस्त पड़ गई हैं। हर किरदार अपनी भूमिका पर काम कर रहा है, लेकिन इंतजार सिर्फ इंसाफ का है, और ऐसा सिस्टम बनाने का जिसमें साल दर साल लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को भ्रष्टाचार का दीमक चाट न सके। लेकिन पिछले 15-17 दिनों में इस मुद्दे ने जैसे राजनीतिक करवट ली है, उसमें असली मुद्दे के खो जाने का खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। पहले के मुकाबले मजबूत विपक्षी दल एक होकर सरकार पर वार करने का इंतजार कर रहे हैं। उधर सरकार भी पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी बचाव के हथियार तैयार कर रही है। बीजेपी कहती है कि सरकार ने जिस सतर्कता से यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली पकड़ी और परीक्षा रद्द की, उससे पता चला है कि डार्क वेब पर भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, जिसकी जांच में विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी की नाकामी और सतर्कता में अक्षमता से जो धांधली हुई, उसे भारत विरोधी ताकतों से जोड़ना सियासत की चाल तो हो सकती है, लेकिन समस्या के खात्मे का उपाय नहीं। वरना मामले के भंडाफोड़ के 2 हफ्ते बाद देश के शिक्षा मंत्री नहीं मानते कि सिस्टम में चूक हुई है। देखिए, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी, ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन, पहला दिन चुनाव से बाहर आके, मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार के अनामोली की, अबनॉर्मलिटी की नहीं थी। तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। अगर हमने कुछ कहा इसमें भ्रम
सृष्टि हुआ उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। एक तरफ सरकार ये मानती है कि परीक्षा प्रक्रिया में संस्थानिक यानी एनटीए के स्तर पर चूक हुई है, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। फिर भी सरकार परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है। कोई भ्रम की, कोई अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्वस्थ रहिए, मेधावी जो लिस्ट आई है उसी पे भरोसा करिए। यूजीसी नेट की तरह नीट परीक्षा रद्द नहीं करने के पीछे शायद संभावना उसी सियासत की दिखती है जिसका एक सिरा बिहार में सुलगाया गया है। 2 दिनों से बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी धांधली का एक किरदार जो पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसके लिए तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया था। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जिस इंजीनियर की बात कर रहे 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। बिहार में अब फोटो वाली राजनीति हो रही है कि पेपर लीक के आरोपियों में से किसकी तस्वीर किस राजनेता के साथ दिखी है। पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। उधर 5 मई को दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस ने जिन 13 आरोपियों को पकड़ा था उनकी अदालत में पेशी तो हुई, लेकिन सुनवाई 25 जून के लिए टल गई। इन तमाम हलचलों के बीच जो सुलगते सवाल हैं, जिनका जवाब अभी बाकी है, वो ये है कि नीट परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन, नीट में धांधली के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब, धांधली के पीड़ित बच्चों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, एनटीए की सक्षमता पर उठे सवालों का समाधान क्या है, दाखिला परीक्षाओं में पेपर लीक का फुल प्रूफ प्लान कौन बनाएगा, सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला भ्रष्टाचार कब रोकेगी सरकार। आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कार्रवाई आखिर कब शुरू की जाएगी, कब सख्त एक्शन लिए जाएंगे ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं पनपे। राज्य दर राज्य लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए ये सवाल हैं, लेकिन राजनीति कहीं ज्यादा होती है और छात्रों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन आज का एक गंभीर विषय है जिसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए। नीट के ये तमाम छात्र हैं जो परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन आज अपने मुद्दे ये खुद यहां पर उठाने वाले हैं। और मंच पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। सत्य प्रकाश मिश्रा जी लीडर जेडीयू के हमारे साथ आ चुके हैं। राजेश गुप्ता जी एमएलए स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी स्पोक्सपर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक ठाकुर जी आप फाउंडर हैं एमडी स्कॉलर डेन के और आईआईटी खड़गपुर से आप जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आप जुड़ चुके हैं। लेकिन रोहन जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए बार बार पारदर्शिता का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन एनटीए के खिलाफ अगर तत्काल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पारदर्शिता की बात कहीं बेमानी न रह जाए। छात्रों का ये सवाल है अब तक सरकार ने किया, कब तक हम कोर्ट का इंतजार करते रहेंगे? और सरकार भी अगर यही कहेगी कि भैया कोर्ट का फैसला आज जाने दीजिए तब देखा जाएगा, देखिए तो फिर भरोसा कैसे पनपेगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सारे मेरे छात्र यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं। ये संवेदनशील मुद्दा है, ये हमारी सिस्टम की एक ऐसी त्रुटि है। सरकार कोई भी हो, कोई वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कभी भी जब छात्रों के भविष्य की बात है किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले दिन कहा कि हम ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि दूसरी बार किसी की हिम्मत नहीं है कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खेल कर पाए। और दूसरी बात जो आपने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे जितने भी थे उन्होंने उनको स्क्वैश करके उन्होंने कहा कि इसको हम लोग उसको सुनवाई करेंगे। तो हमको उतना आदर रखना पड़ेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को ना कह दे उसके ऊपर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। दूसरी बात, जो भी जांच की जा रही है, जो बिहार की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं उसको कहीं से लाया गया हो, वो सामने आया, देश की जनता के सामने उसको रखा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इतना संवेदनशील मुद्दा है तो किसी को भी उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। सारे सवाल राजनीतिक उठना तब शुरू होता है जब एक पार्टी इसके खिलाफ राजनीति शुरू करती है। बिल्कुल राजनीति ना हो, छात्र हमारे बीच में, हम लोग संवेदनशीलता से, और प्रधान जी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका स्वीकार करता हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि किसी को भी अन्याय ना हो। इस प्रकार का सॉल्यूशन हम बहुत जल्द लेके आएंगे। सुबोध मेहता जी सीधे आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। अब देखिए बिहार में तो आरजेडी से जुड़े हुए तमाम नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं,
तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है तो दोनों एक साथ मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़ते? हर विषय पर राजनीति करना जरूरी है क्या? मैम देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं एनटीए के ऊपर और फिर माननीय मंत्री जी के ऊपर। एनटीए देखिए, एनटीए बना ही क्यों था? एनटीए बना इसलिए था क्योंकि लगभग 46 ऐसे एग्जाम होते थे, उसको क्लब कर कर एक एग्जाम कराना था। और जो एनटीए बना वो नॉन एकेडमिक है, उसमें पेपर सेटिंग कौन करता है इसे किसी को नहीं पता। हम लोगों ने खुद भी आरटीआई किया, कोई पता नहीं चला इसका पेपर सेटिंग कौन करता है। उनके पास ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आउटसोर्स कर देते हैं। जब 24 लाख और 9 लाख बच्चे का जो है एडमिशन प्रोसेस वो आउटसोर्स कर देते हैं, इसी से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां रहेगी, जरूर रहेगी। और त्रुटियां क्या थी? यही एनईईटी का जो एग्जाम हुआ उसमें देखिए थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बना था, जो कि एनटीए ने ही बनाया था। थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी ने अपना सबमिट कर दिया, सारी फाइंडिंग्स कर दी सबमिट, उसमें से भयावह चीजें निकल कर आई। उसके बाद भी एनटीए शांत होकर बैठा हुआ है। तो एनटीए नॉन फंक्शनल हो गया है, मिस गवर्नेंस हो गया है उसमें। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि लगातार 5-6 सालों में लगभग 70 उसके जो है स्कैम निकल कर आ गए हैं। तो लीक के इस एनटीए की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि पार्लियामेंट अभी शुरू हो रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में इसे भेजा जाए और जो तथ्य निकलेगा वो वहां पे जो लागू होगा उस पर। अब बात आई है माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के इंसिडेंट को उन्होंने बोला आइसोलेटेड इंसिडेंट है। बीजेपी वाले हमारे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हरियाणा में जो सेंटर था वो भारतीय जनता पार्टी, वहां से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। गोधरा में भी ये हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जिस तरीके से माननीय मंत्री ने आइसोलेटेड इंसिडेंट बताया है, ये ग्लोबल दुनिया में, डिजिटल दुनिया में टेलीग्राम पे आ गया है। आइसोलेटेड नहीं होगा। माननीय मंत्री जी तथ्यों की जानकारी को छुपाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए और एनटीए को निरस्त कर देना चाहिए। चलिए रोहन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन रैंकिंग का मुद्दा ऐसा लग रहा है विशाल मिश्रा जी गौण होता हुआ चला जा रहा है। रैंकिंग को लेकर भी तो बड़े सारे सवाल है ना, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी फुल फॉर्म में आकर बैटिंग ही कर रही है कि विपक्ष जो आरोप लगाए उस पर आकर जवाब दे दो। लेकिन यहां पर छात्रों के उस नंबर का भी सवाल है, रैंकिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसमें पारदर्शिता जो सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान समय में कायम है। देखिए चित्रा जी, किसी भी एग्जाम की शुचिता सबसे बड़ी चीज होती है, और कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क उठा तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न सवाल के घेरे में आ जाता है। यहां पर जो शुरुआत जो एनटीए की तरफ से ये बात गेस मार्क देना या कुछ परीक्षा सेंटर पे पेपर देर से जाना, उसके बाद गेस मार्क देना, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक जो है गलत हुआ। अब चाहे वो अनुभव के नाते हुआ या अनुभवहीनता के नाते हुआ या प्रोफेशनलिज्म में कहीं अकाउंट जो है कमी के रहते हुआ, उसके बाद में ये कहना, तो अगर आपने गेस मार्क दिया था तो आप इन्फॉर्म करते। उसके बाद में आपने माना कि ठीक है हमने गेस मार्क दे दिया था। अरे तो किस आधार पर दिया? बाद में उसको लिपापोती करने की कोशिश भी की गई ना। कि मतलब उस गलती को एहसास किया। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए तो कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात बहुत स्पष्ट कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों के हित को लेकर सतर्क है, हर चीज बड़ी सतर्कता से देखी जा रही है, और एनटीए पे भी जांच एक कमेटी बैठा रहे हैं वो हाई लेवल की, उसके फंक्शनिंग पे, उसके रिफॉर्मिंग पे। और उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए का कोई हो या एनटीए से ऊपर का, लेकिन देश में जांच जब शुरू होती है न जाने कब तक वो चलती रहेगी। आप जानते हैं ना जांच का हश्र क्या होता है। मेट में फ्लक्चुएशन है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चीजें निकल कर आई कि लगभग 650 प्लस सेंटर नहीं बनाए गए जी, 13 भाषाओं में पेपर कराए गए। कोविड के दौरान कुछ चैप्टर कम कर दिए गए थे, तो जो बर्डन था वो कम हो गया था, तो परफॉर्मेंस लोगों की बढ़ी। इस बात पे उन्होंने ये बात कही है। बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं राजनीति पर आऊंगी। विवेक ठाकुर जी, फिर बाकी सत्यप्रकाश जी। बस यही एक बात मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये आप लोग बैठे हैं, ये सभी हमारे नौनिहाल हैं, भारत का भविष्य है। आपसे एक रिक्वेस्ट है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में एक स्वर में बोलिए कि whosoever is the culprit। कितना बड़ा आदमी तो तभी होगा ना जब पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे, रैंकिंग को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे, बच्चों के मन में ये सवाल चिंता अपने भविष्य को लेकर नहीं आएगी, तभी तो राष्ट्र हित होगा ना विशाल जी। लेकिन ये जो विपक्षी है, ठीक है, इनकी भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्ष विपक्ष में नहीं जाती हूँ, मैं आ रही हूँ जल्दी जल्दी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको तत्काल सरकार को एड्रेस किए जाने की जरूरत है और यहाँ पर कोताही बरतती हुई सरकार नजर आ रही है? चित्रा जी, जितने भी यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता यहाँ पे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मेरा काम बच्चों को और समाज को रास्ता दिखाना है और आपको आईना दिखाना भी है। कृपया मेरे पे ये लांछन न लगाएं बाद में, क्योंकि पिछले शो में मैंने देखा कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं।
अगर मेरी बात कड़वी लगे तो घर जाके सोचिएगा उस पर जरूर। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आपका जमीर जो मर गया है, आपकी चेतना सो गई है, वो जागे और इस बात को समझे कि जो बच्चे भी यहां कह रहे थे कि सवाल सिर्फ नीट का और नेट का नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि 77 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और लगातार जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, इसके पास एक ही भविष्य की किरण है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके उनके बच्चे भविष्य बनाएं। उनको लगातार धोखा मिला है और 4 जून को इन बच्चों का रिजल्ट आया, 4 जून को आप लोग का भी रिजल्ट आया। अगर ये बच्चे हारा हुआ फील कर रहे हैं तो आप में से भी कोई नहीं जीता है, आप सब हारे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जो यूथ है 35 ईयर से कम एज का है। टोटल पोलिंग इस कंट्री में टोटल पोलिंग 65% हुई है। इस यूथ का भरोसा इस सिस्टम से उठता जा रहा है। 4 जून को क्यों आया रिजल्ट? 10 दिन पहले कैसे आया? आप सोचिए, इनका भरोसा आप पे उठता जा रहा है, सिस्टम पे इसलिए उठता जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करिए। नेट की परीक्षा चित्रा जी 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो जाती है। आपको पता है इस परीक्षा पे अभी तक क्यों नहीं जजमेंट आया है? कल भी शिक्षा मंत्री से सारे बच्चे अपेक्षा कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आएगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी, यस और नो। आप पूछिए इन बच्चों से, और उनको क्या मिला? पैनल का खेल चल रहा है चित्रा जी। लेकिन इन सब के तर्क विवेक ठाकुर जी, नहीं, एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं ये भी चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, लेकिन इसी के साथ ही साथ देखिए आज तक पर या फिर हमारे पर्सनल मेल अकाउंट पर लगातार ऐसे भी छात्रों के मेल आ रहे हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, कह रहे हैं कि अच्छा नंबर लाने का मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। कई ऐसे ईमानदार बच्चे भी तो जिनके लिए वो दिन हो सकता है अच्छा हो, जिन्होंने पूरी कोशिश करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हों। तो दोनों ही तरफ की बात है, सिर्फ एक पक्षी अगर हम बात देखेंगे, उधर का भी एक पक्ष है जो छात्र इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं। इस बात को कैसे भूल सकते हैं आप? डेटा रिलीज करिए ना पब्लिक में। आप डोमेन आप कह रहे हैं कि पटना सेंटर, मैम एनटीए का जस्टिफिकेशन सुनिए कितना फनी है। उनका कहना है कि पटना सेंटर में जहां 13 बच्चे अरेस्ट हुए, लोग जेल में हैं, उनका कहना है पटना और गोधरा में तो ज्यादा नंबर आए ही नहीं। तो भैया ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप पूरे देश का डेटा रिलीज करिए कि किस सेंटर से कितने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, हम आपको 24 घंटे के अंदर निकाल के बता देंगे कि झज्जर जैसे कितने केस हुए हैं। और सबसे बड़ा केस आप सोचिए, 2 दिन का जो विंडो दिया था एनटीए ने, इसमें सेंटर बदलना है। आप इमेजिन कर सकती है कर्नाटक का बच्चा आके गोधरा में एग्जाम दे रहा है, आप सोचिए उत्तराखंड का बच्चा जाके बिहार में एग्जाम दे रहा है, दिल्ली की एक बच्ची है जाके झज्जर में दे रही है एग्जाम और उसके 720 में 720 आ रहा है। पूरा मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और आप दाल काली यहाँ पर नजर आ रही है सत्य प्रकाश जी। और सबसे ज्यादा बवाल तो लग रहा है बिहार में पनपा हुआ है। आपकी वहां पर सरकार है, जब वहां पर पूरा मामला सामने आ गया, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो रटवाए गए, उसके आंसर रटवाए गए, अगले दिन जाकर परीक्षा दी जाती है। क्यों नहीं सीबीआई जांच की सिफारिश आप लोग कर देते हैं? नेट को लेकर तो कर दी गई, लेकिन नीट को लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी चुप्पी साध कर सरकारें बैठी हुई हैं। 2 अलग पक्ष है। बिहार सरकार की पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सबको गिरफ्तार किया है, जांच चल रही है, अभी जांच की दिशा और आगे बढ़ेगी। दूसरा पक्ष है कि इसका ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि हम एनटीए को जरूरत पड़ेगा पूरी तरह से रेक्टिफाई करेंगे, मैं शिक्षक महोदय के बिल्कुल साथ हूं कि 70 साल से देश में तरह तरह की परीक्षाओं का पेपर लीक होता है। कोई ऐसा सिस्टम पुख्ता जरूर होना चाहिए देश के पास जिससे कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो। और 24 लाख 7 साल में हो गया उतना 70 साल में लीक नहीं हुआ। अरे आपको क्या बात कर रहे हैं? और राजनीति शुरू कर दी। ऐसा है, सुनिए देख लीजिए, ऐसा है राजनीति करेंगे ना, राजनीति नहीं ऊपर उठेंगे। अरे आप हमें बताइए, 4 के भविष्य का सवाल है, इन्हीं छात्रों एक स्वर में बोलिए ना। इन्हीं के लिए बोल रहा हूं, करना शुरू कर दिए। अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे, छात्रों के भी सवाल है। सत्य प्रकाश जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपसे राजनीति का जवाब दूंगा। एक पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। 97 में सरकार थी तीसरी मोर्चे की, आईआईटी का पेपर लीक हो गया था, मुलायम जी मंत्री थे। आईएम का पेपर लीक हुआ इस देश में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल बोर्ड का पेपर 2011 में लीक हुआ। अपनी बारी में गंभीर मेरा मानना है कि देश में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सर शर्म से झुका है, मैं ये मानने को तैयार हूं। 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जवाब देगा कोई कि तेजस्वी यादव का प्रीतम से क्या प्रीत है? फिर तेजस्वी यादव प्रीतम क्या होता है? सरकार आपकी है, प्रीतम को बुला लो। सरकार आपकी है, प्रीतम को अंदर करो। पूछताछ होगी, किसी बात कर रहे हैं आप? सबूत आप अपना निकम्मापन, चिंता नहीं करिए सत्य जी, मेरा कहना ये अपना निकम्मापन दूसरे पे थोप रहे हो। अपनी अपनी बारी में प्लीज सुबोध मेहता जी, बार बार हमारे नेता का नाम ले लेना, बार बार हमारे नेता का नाम ले लेना, किस बात बोलिएगा? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है। महोदय बोलिएगा, प्रकाश जी की बात हो जाए और लोग भी इंतजार, अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। उधर राजेश गुप्ता जी भी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा देश को मानना है, और 24 लाख बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके साथ हम खड़े हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए होंगे या जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, एनटीए रेक्टिफाई हो, खुद कहा
बड़ी जांच गठन हो, जांच कमेटी बड़ी हो जो हर एंगल पर इसकी जांच करे और दोषियों को बख्शा न जाए। चाहे कोई दोषी हो उसके गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा, चाहे वो एनटीए का कोई सदस्य हो। अरे दोषियों को बख्शा नहीं जाए और दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं हो, दोनों बातों पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब तक कोई ऐसी कार्रवाई देश में ठोस रूप में नहीं हुई थी। अब 24 लाख बच्चों का सवाल है, लेकिन तेजस्वी के पीए को पेपर कहां से मिला? सवाल तो ये भी है ना, पेपर लीक कहां से हुआ? सवाल तो महत्वपूर्ण ये है। पेपर लीक 14 जो लोग वहां पकड़ाए हैं वो बता चुके हैं कि कैसे उनके पास पेपर आया। अभी वो तार और जुड़ेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ पेपर लीक कहां से मिला। जिम्मेदार कौन है सत्यप्रकाश जी? कोई तो जिम्मेदारी लेगा, सरकार की ही होगी। हाँ, लेकिन जो अपराधी है, मैं आ रही हूँ, इन लोगों की बात हो जाए, जिम्मेदारी जो सरकार में लोग होंगे उन्हीं की होगी। लेकिन जो अपराधी उन पर शिकंजा सरकार के ही लोग कसेंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। कौन करेगा व्यवस्था? अब ऊपर मंगल ग्रह किससे आगे तो कोई करेगा नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। ऐसी व्यवस्था तो आप ही लोगों को मिलकर करनी होगी, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी तैयारी मौजूदा वक्त में दिखाई नहीं दे रही है सत्यप्रकाश जी। ये बात भी बिल्कुल कहा है कि एनटीए को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, पूरी तरह से सुधार करेंगे। सर यही है ना कि करना पड़ेगा, तब देखेंगे। तो ये सब फ्यूचर टेंस में आप इतनी बातें कह जाते हैं ना कि वो भविष्य के गर्भ नहीं रह जाता है, उसमें लूप होल होते हैं। ठीक है, और हमारा विविध अजीब एस्पिरेशन का देश है। कोई भी पेपर लीक कर रहा है देश में, सरकार को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। संस्थाएं और मजबूत होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। ठीक है राजेश जी, अब आपके पास आते हैं। हमारी है। ठीक है राजेश जी, सीधा सा सवाल है। देखिए, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बच्चों से जुड़ा हुआ ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर क्या एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है सड़क पर उतरकर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। कल राहुल गांधी भी सामने आए, आप लोगों की ओर से भी लगातार इस पूरे मामले में निशाना साधा जा रहा है। क्या मिल बैठकर छात्रों के हितों से जुड़े हुए फैसले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं कर सकता है? क्या राजनीति इस संवेदनशील विषय पर भी करना जरूरी है? देखिए चित्रा जी, विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष होता किस लिए? जो जनता के मुद्दे उनको उठाने के लिए होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष अक्सर ये भूल जाता है कि सत्ता उसको मिली किस लिए है, कि जनता के लिए काम करनी है। ये बच्चे जब शोर मचा रहे थे तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी पहले तो कह रहे थे कि एरर है, कुछ ऐसी गलत हुआ ही नहीं है। अगर ये विपक्ष साथ ना उठाता, अगर ये साथ ना देता, आवाज ना उठाता, ये बात वहां तक पहुंचती नहीं। जब शोर मचा, जब आप जैसे लोगों ने एक बड़े न्यूज चैनल के ऊपर शोर मचाया, जब ये बच्चे इकट्ठे हुए, जब ट्विटर पे शोर मचा, जब फेसबुक पे उठा, तब जाके इनके कान पे जोर रही है। ये कहते हैं हम करेंगे, गाल बजा रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब ये फंस जाते हैं ना, हमेशा कहते हैं हमारा साथ दो, इस पर राजनीति मत करो। किस पे करें? मछली पे करें, मांस पे करें, मंगलसूत्र पे करें, किस पे करें? देश के किसान की राजनीति करो, राजनीति मत करो। देश के ऊपर अटैक हो रहा है, जम्मू के ऊपर 4 अटैक हो गए, इस पर राजनीति मत करो। बच्चों की पढ़ाई खराब कर दी, इस पर राजनीति मत करो। बस मंगलसूत्र बोले जाओ, मछली बोले जाओ, मांस बोले जाओ। क्या हो रहा है ये? राजनीति लोगों के मुद्दे की होगी, हम करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि दिल्ली के अंदर सबसे यंग एमएलए हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। पढ़ाई की बात नहीं करें तो किसकी करें? आप हमें बताइए। हम देश के बच्चों की बात उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, और जब तक ये नहीं मानेंगे, नीति कौन बनाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान बनाएगा, सीरिया बनाएगा, मंगल ग्रह बनाएगा, तुम बनाओगे, तुम हो पावर के अंदर, तुम इसको मजाक में उड़ाते चले जाते हो। और हर बार एक ही काम करते हैं, बीच में किसी विपक्ष का, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी के एक आदमी को उठा लो, देखो इन्होंने ये कर दिया। अरे भाई तुम्हारी सरकार है, सीबीआई तुम पे, ईडी, अब किस लिए रख रखा है इन सबको? सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने के लिए? पकड़ो उनको, अधिकारियों को, करो, भागे बंद करो। बोलिए रोहन जी। राजनीति मत करो, उस पर राजनीति मत करो। राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति होगी और हम करेंगे, इसीलिए लोगों ने हमको चुना। अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी मैं आ रही हूँ, रोहन जी से ये सवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो विधायक ने बात की, मुझे लगता है कि उनको जनता को विपक्ष में ही रखना चाहिए, क्योंकि सत्ता जब मिलती है तब जवाब नहीं बनता है। जिस दिल्ली इनका गृह राज्य 0 पे आ गए, फिर भी अकड़ इतनी, पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आप सवाल तो उठाइए, आप सवाल तो जवाब करिए ना, आप जवाब नहीं तो दीजिए, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूँ। देखिए, राजनीति कब होती है? बारी में बोलेंगे, राजनीति कब होती नहीं हो सकता है। मैंने पहले कहा, मैं आपके पास आऊंगी माइक लेकर, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। जब मैंने मेरी बात की शुरुआत की, पहले कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत संवेदनशीलता से कहा कि मेरी जिम्मेदारी और हम एक्शन लेंगे। राजनीति किसने चालू की? विपक्ष के नेताओं ने चालू की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब सुरेश ढाका जो राजस्थान में 18 बार पेपर लीक हुआ, उसका जो सरगना है, अगर उसका कोच सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता लड़ते हैं, तब आपको राजनीति याद नहीं आती। आप उसको बचाते हैं ऑफिशियली, तब आपको राजनीति, तब राजनीति नहीं होती। आज हमने बिहार की बात की, वहां पे ऑफिशियली डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जो आरजेडी के नेता, उनके पीए प्रीतम है,
है और जो यादवेंदु करके सिकंदर यादवेंदु उनका रूम उन्होंने बुक कराया, क्यों ये लोग जवाब नहीं दे रहे? राजनीति तो आप करें, मत कीजिए राजनीति। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और जो सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, फिर राजनीति की बात कहां से आती है? तीसरी बात, आयुषी पटेल का एक वीडियो जारी किया जब हाईकोर्ट ने कहा, पूरी तरह से उसको निरस्त किया, उस पर भी जो कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। तो राजनीति मत कीजिए। जब हम बैठ के बात करते हैं, संवेदनशीलता से बात करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, सबकी जिम्मेदारी बचती है। जो दूषण है उसको परमानेंटली सिस्टम से निकाला जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से, इस बार इसका ऐसा सोल्यूशन आएगा कि भविष्य में कोई यह हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक करने की बात कर पाए। कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है ना, एक एक दिन करके बीतता हुआ चला जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ लीपापोती हो रही है। मैं अमिताभ जी आपके पास आते हुए बहुत देर से, और उसके बाद यहाँ के बच्चे खुद अपने सवाल उठाएंगे। अमिताभ जी, पूरा का पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। सरकार भी कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना होगा। बच्चे भी इस इंतजार में हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि और कहीं से कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पूरे मामले में। लेकिन तत्काल कुछ तो करना होगा ना, जिससे इनको लगे कि हाँ, सरकार है और वो कुछ छात्रों के हित में फैसले ले रही है। देखिए चित्रा जी, मैंने अभी पिछले हिस्से में आपके कार्यक्रम में भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तो सीपीसी की धारा 10 के तहत वो रेस सब जुडिस है। और रेस सब जुडिस का मतलब होता है यदि संज्ञान कोर्ट के अंदर है तो उसके बारे में कोई भी आंदोलनात्मक कार्य करना मेरे हिसाब से और न्यायालय के हिसाब से भी गलत है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान में रखने की बात है कि क्यों ये हुआ और आगे इसको कैसे रोकेंगे, जो आपकी चर्चा में लगातार आ रहा है और बच्चों की भी यही चिंता है। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें भड़काऊ चीजें नहीं करें, क्योंकि इसमें आपने भी कहा, मैंने भी शुरू में कहा था पहले, फिर आपने उसको एंडोर्स किया कि इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि मत करो कैंसिल, एक पक्ष कहता है करो। अब उसमें भी आंदोलन करने के लिए यही लोग यदि आ गए, जैसे कि नेट की परीक्षा में मैंने आपको बताया कि बहुत से बच्चे आ गए रोड पे कि आप क्यों कैंसिल करेंगे, हमारा पैसा लगा था, हमने पढ़ाई की थी, हमने अच्छा एग्जाम दिया था। तो वो संवेदनशील है, ये एक टाइट रोप वॉकिंग है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि आगे क्या हो। आगे के लिए अब फरवरी महीने में एक बहुत ही अच्छा कानून पास हुआ है। मैं एक कानून के जानकार की दृष्टि से बता रहा हूं, जिसको पेपुम बोलते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेज एक्ट। अब ये जो है, इसमें पहले ये एकदम से ऐसा इसमें प्रावधान था कि कोई यदि अभी उसमें पकड़ा जाए धांधली में और उसके बाद 6 महीने के अंदर में छूट के और घूमने लगे, अगले लीक की तैयारी करे। अब ये क्या है कि एक बार पकड़ा गया तो इस फरवरी 2024 के कानून के तहत वो 10 साल की सजा होगी और उसमें कहीं कोई बेल नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब तैयारियां हो रही हैं 2013 में के पहले, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस पूरे इसको कानून को चलाती है, एग्जामिनेशन को चलाती थी एमसीआई, तब उसके बाद एक व्यवस्था बनी कि नहीं, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी करनी चाहिए। और उसी के तहत में फिर बाद में नीट की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा के लिए ये एनईटी बना, एनटीए बना। तो अब जो बात स्थिति यह है कि लगातार सुधार होना है, लगातार। मैं नहीं कहता कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है, लेकिन 70 सालों में वाकई में छात्रों के हित की चिंता करने के लिए इस गंभीर विचार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट यदि मान लिया 8 तारीख को फैसला लेता है और उसके बाद वो निरस्त करता है या उसमें कुछ सुधार के लिए रिकमेंड करता है, बच्चों मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, ये 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल है। आप लोग यहाँ पर आ जाए, जिन जिन लोगों को अपने सवाल पूछने हैं, एक एक करके अपनी अपनी बारी में आ जाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाती हूँ, थोड़े थोड़े करके आएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। बताइए, जल्दी से पूछिए सवाल। मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सर कह रहे थे इनिशियली 8 से 9 सेंटर्स में दिक्कत है। 8 से 9 सेंटर्स निकल के आए हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा है। और हम लोगों से ये देखा, सर कह रहे हैं कि हम लोग के लिए किया जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे क्यों नहीं आया अभी तक? हम लोग को बोला तो बहुत कुछ जा रहा है, पर कर नहीं रहे हैं। सर उधर से बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ना करें, सर इधर से बोल रहे हैं। हम लोग वीक पोजीशन में है मैम, 7 लोग का पैनल है, 1 टीचर। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इधर से ये सर लेके आए बीजेपी, इधर से सर लेके आए आरजेडी, इधर से आप टीचर नहीं है मैम पैनल पे। कोटा के एक टीचर अपनी बात उठाते थे यूट्यूब पर, इंस्टा पे, उनकी रील्स डिलीट कर दी गई हैं। हम लोग वीक होते जा रहे हैं। अगर नहीं, आप रील्स देखना, यहाँ पर इसीलिए छात्रों को बुलाया गया है कि वो अपनी बात जरूर रखेंगे। बाकी पैनल पर जो लोग हैं उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार से ही आप जवाब मांगेंगे। जवाब मांगने के लिए आप किसी शिक्षक के पास तो जाएंगे नहीं। एक एक करके सवाल। लेकिन आप लोग क्या सुझाव दोगे, एक विद्यार्थी के तौर पर क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार क्या करे तत्काल? मैम, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ। और सीबीआई जांच के लिए आदेशित हो जाएगा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल। सीबीआई जांच। आप बताइए क्या है मांग?
सर मैम समस्या गंभीर है। 2021 में पहली बार जब नीट की स्कैम होती है तो सवाल ये है कि आप लोग बड़ी घटना का इंतजार क्यों करते हैं? जब 2021 में वो स्थिति आई तो 2024 में इतना बड़ा स्कैम हो जाता है और आप लोग बोलते राजनीति ना करें। सर पूरी विद्यार्थी मान जाएगी, 4 बड़े पार्टी के आप लोग प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, यहीं पे आप बोल दीजिए कि हम लोग साथ मिलकर के बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। साथ कैसे बोलेंगे ये लोग? बिना राजनीति के लोगों का कुछ होगा नहीं, साथ में कभी आ ही नहीं सकते। मैम जैसे विवेक सर ने कहा कि अगर 8 तारीख को सुनवाई होगी लेकिन 6 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो शायद वो ना रुके, मतलब काउंसलिंग कंटिन्यू हो जाए। तो मैम आप लोग चाहते हो काउंसलिंग पे स्टे लग जाए, रोक लग जाए अभी के लिए? आप लोग भी यही चाहते हैं? मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि सब लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसी है, प्रॉब्लम्स हुई है, बट इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन छात्रों से बार बार हमारी यही गुजारिश है, आपकी हम आवाज बन रहे हैं। नीट के जितने भी छात्र हैं वो आज तक के माध्यम से अपनी बात कहें, लेकिन सुसाइड जैसे शब्द या इस तरह, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम आपके भविष्य को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकता है। तो प्लीज ये चीजें अपने दिमाग से बाहर करें। एक एक करके सवाल लेते हैं। आप अपनी, जिन लोगों का सवाल हो चुका है वो बैठ जाए, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि ऐसे एंटी अगर हर साल ऐसे ही करता रहेगा तो हम डॉक्टर कब जाके बनेंगे, क्योंकि इसे रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, आप आगे आ जाए, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन करी फॉर 2026, अगर एनटीए ऐसा ही स्कैम करता रहेगा तो हम कब जाके डॉक्टर बनेंगे? मतलब अभी अगर एनटीए रीनीट कराएगा तो 4 महीने तो उसके तैयारी करने में लग जाएंगे ना, फिर 1 साल जो होंगे हमारे डॉक्टर्स तो इंडिया में बन ही नहीं पाएंगे ना। और अगर हम क्या चाहते हो आप लोग कि जो अथॉरिटी है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, वो हर साल चेंज होती रहे, क्योंकि हम ऐसे अपने फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। ये बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी हर साल चेंज होती रहे। इधर आ जाए। मैम हमारे जो एनडीए, जिनके सवाल हो गए हैं प्लीज वो बैठ जाए। मैम मेरा सवाल गवर्नमेंट से है। हम हमारी जो सरकार है या जितने भी विपक्ष हैं, वो लोग हर मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उस पर बहस कर रहे हैं। बहस करना इज ओके, बट हमारे चीजों का उसमें कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं पा रहा है। हम बस बहस करना इज नॉट गुड। हमारी चीजों का सॉल्यूशन मिले। क्या है सॉल्यूशन? हमारी चीजों का सॉल्यूशन है कि ये जो चीजें, जैसे सर ने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो विद्यार्थियों के साथ है, बट कैसे साथ है? पिछले 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं, तो वो 10 सालों में कहाँ थी गवर्नमेंट? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं पूछती हूँ एक एक करके। और क्या है आपका सवाल, बताइए। अब बाकी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो बच्चे कह रहे हैं कि वो रीनीट नहीं होना चाहिए, हमारा काफी अच्छा स्कोर है, तो मैम वो मेहनत से लाए तो उन्हें तो और मतलब अच्छा लगना चाहिए कि हमारी रैंक ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस बार रैंक जो लास्ट ईयर पे जो मार्क्स पे रैंक थी वो इस बार नहीं है, इस बार काफी पीछे आ गए हैं बच्चे। ठीक है, आप बताइए क्या है सवाल आपका। मैम रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। उन बच्चों का क्या, जो हार्ड वर्किंग पैसा जो उनके माँ बाप ने इकट्ठा करके पढ़ाई करा रहे हैं, 2 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं मैम, उसके बाद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इन सब के चक्कर में मैम उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और फिर उसके बाद भी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जैसे कि हम लोग हैं, मैम हम लोगों को क्या गारंटी है कि आगे ये स्कैम नहीं होगा? आगे यही सबसे बड़ा सवाल है, आगे ये स्कैम नहीं हो उसके लिए तत्काल क्या किया जा रहा है? मैम सब ये पूछना है कि क्या एक्शन लेना चाहिए? मैम एक्शन ये लेना चाहिए कि हमें अभी जो काउंसलिंग होने वाली है हमें उस पे पॉज रखना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि ये इस सारे काम में जो भी ये सब हो रहा है, इसमें बताऊं क्या होगा? इसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जैसे हमारे एमडी सर ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये मामला खुद ब खुद हल्के नीचे होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ना ये बहस होगी, कुछ भी नहीं होगा, और ये मामला दब जाएगा। मैम ठीक है, आप जल्दी से। आप पेरेंट्स हैं? हाँ जी, मैं पेरेंट हूँ। मेरी डॉटर के 660 मार्क्स आए हैं, जिसका रैंक एक्सपेक्टेड था 5,000 उसका रैंक आना चाहिए था, जिसका 23,000 पे पहुंच गई है वो बॉर्डर लाइन पर। इसके बीच में जो 18,000 बच्चे जो डाले गए हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली अंदर से घुसाए गए, जैसे 24,416 बच्चे जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन खोल के घुसाए 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के लिए, उन बच्चों से अगर फ्री में बेनिफिशियरी करके तो नहीं घुसाए गए वो लोग। अगर मैं किसी को बेनिफिट देना चाहता हूं तो उसकी मॉनेटरी बेनिफिट लेना पड़ेगा किसी को, और एनटीए की इतनी बड़ी पॉकेट्स नहीं है कि वो इतने बड़े अमाउंट्स को संभाल सके। अगर आप सोचें 30 लाख पर स्टूडेंट दिया गया होगा और 25,000 बच्चे बीच में घुसे गए हैं। आप एनटीए के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कुछ सबूत है आपके पास? अमाउंट कहाँ से आ रहा है? ये गोधरा में अमाउंट तो गोधरा तो एक स्टेट हो गया ना, गोधरा हो गया, बिहार हो गया। अगर आप पूरे के पूरे एनटीए को कह रहे हैं कि नहीं वो करप्शन में लिप्त है, तो आधार आपको देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कोरिलेशन कह रहा हूँ। कैलकुलेशन कहाँ से लेकर आए? अभी बता रहा हूँ, उसके एनटीए के डाटा में ही है। अब मैं बता रहा हूँ, 8,000 रैंक वाला बच्चा जो था, इस बार वो 35,000 पे रैंक पर है। इसका मतलब अगर कोरिलेशन देखें, 20 लाख बच्चे इंक्रीज हुए 23 लाख पर इस बार जी।
तो वो हमने रिपोर्ट में दिखा दी है। 15% इंक्रीज हुआ, तो आप 15% 8,000 रैंक पे लाते हैं तो 9,200 बनता है, यानी वो 10,000 रैंक तक आना चाहिए था। 8,000 का बच्चा इस साल जो आज 35,000 पे पहुंच गया है। 35,000 पे पहुंचने का मतलब है कोरिलेशन नहीं बैठा ना, ठीक है आपका कोरिलेशन टोटल। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। रोहन जी जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आपको लग रहा है कि पैसा लेकर ऐसा कुछ किया गया पूरे के पूरे सिस्टम पर आप सवाल उठा नहीं? 25,000 तो बच्चे घुसेंगे, लेकिन कोई आधार तो होना चाहिए ना। देखिए इस तरह से हम खड़े होकर किसी के भी ऊपर आरोप लगा दे कि अगर किसी डेटा किसके पास है, पैसे का डेटा किसके पास है? हमें पता, रैंक से पता चल रहा है कि 35,000 बच्चा रैंक पे पहुंच गया है। जो बच्चा 8,000 का था वो 35,000 बच्चा ला रहा है। ठीक है रोहन जी ठीक है। अब आपका हो गया था सवाल। रोहन जी जवाब दीजिए प्लीज, एक करके आप जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उसका आपका सवाल हो चुका था पहले। रोहन जी जो निष्कर्ष ये आता है कि पहले तो करेक्टिव एक्शन क्या हो और बाद में प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो, कि गलती से भी भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार की जो है कार्रवाई को जुर्रत करे। अभी हमारे साथियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। कई साथी ऐसे हैं जो हमारे छात्र बैठे हैं जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दी थी, जिनके अच्छे मार्क्स आने वाले थे। कई छात्रों को लग रहा है उनके साथ अन्याय। तो इसका जो फैसला है वो एक सिंपल फैसला नहीं निकल सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लिया है सारे लोग मिलकर, और मैं वापस आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि जब हम प्रधान ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि ये कभी भी दूसरी बार ये ना हो। और एनटीए की भी बात की तो अगर वहां पे कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सीबीआई की जो कार्यवाही है वो भी होगी, कहीं पे किसी को बख्शा नहीं। राजेश जी आप लोग बैठ जाओ, अगर मैं सवाल लूंगी तो दोबारा बुला लूंगी। एक एक करके जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, फिर मैं आ जाऊंगी। राजेश जी और उनकी बातों पर उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए एक बात बार बार निकल के आती है और ये चौराहों पे भी निकल के आती है कि एक दूसरे के ऊपर सत्ता विपक्ष सवाल उठाते रहते हैं। विपक्ष का एक काम है कि कोई चीज गलत हो रही है उसके पास में आ रही है तो हम तो बात उठाएंगे ना। वही किसी ने कहा बहस बहुत हो रही है। सॉल्यूशन क्या है आप बताइए ना, सॉल्यूशन दीजिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, कहिए ये सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़िए आप। हम दवा भी तो बना रहे हैं, जो बहस हो रही है दवा भी तो है। देखिए सोल्यूशन बड़ा सीधा सा है कि इनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है। ये जिसके ऊपर वोट मांग रहे थे प्रायोरिटी कुछ और थी जब इतना बड़ा काम हो रहा था। अगर कोई ट्रेन का उद्घाटन करना है तो प्रधानमंत्री जी करते, एक्सीडेंट हो जाता है तो नहीं जाते। अगर बच्चों के लिए मन की बात बताते रहते थे, सोल्यूशन बीत चुके हैं, अभी तो छात्रों के भविष्य। सोल्यूशन बताइए ना, सोल्यूशन क्या है? हम रोहन जी से पूछेंगे ना विपक्ष के सोल्यूशन को वो माने। देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी या देश के एजुकेशन मिनिस्टर इस प्रायोरिटी को सेट करें कि देश दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी को साथ लें, टीचर्स आपके साथ में, आपके साथ में ट्रेनर्स हैं, आपके साथ मीडिया है, आपके साथ में अपोजिशन है और बच्चों की तरफ से लोगों को लिया जाए। इनमें से भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो साथ में बैठना चाहते हैं, सभी को साथ बिठाया जाए और उसके साथ में डिस्कशंस करके और ये चीज निकाली जाए। रही बात साथ देने की, हम इनके साथ है हर नई पॉलिसी में, लेकिन जो अपराध किया है उसमें हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इन पर सवाल उठाएंगे उसमें। ठीक है सत्य प्रकाश जी, फिर आ रही हूं। बाकी जो हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि मामला उनके पास विचाराधीन है, तो जो भी इस देश की सर्वोच्च अदालत कहेगी उसको सरकार को मानना है। सरकार ने आकर स्वीकार किया है कि गलती हुई है और जिम्मेदारी हमारी है। मैं मानता हूं कि टेस्टिंग सिस्टम में, मैं मानता हूं कि टेस्टिंग सिस्टम में और उसकी संस्था में कई तरह के परिवर्तन की जरूरत है, कई चेक एंड बैलेंस लगाने पड़ेंगे जिससे कभी भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो। रोहन जी ने सही कहा कि अब कोई ऐसा सिस्टम जरूर आएगा जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक नेट का भी हुआ, तुरंत सीबीआई जांच का आदेश हुआ और पेपर को कैंसिल किया गया। उसके बारे में तो लोगों को जानकारी भी नहीं लगी ना, वो तो स्वतः संज्ञान लेकर सरकार ने कर दिया। बट इसको लेकर इतने सारे सवाल हैं, उसके बावजूद अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे आते रहे और एनटीए ने जरूर मिसगाइड, मंत्री जी ने खुद कहा काउंसलिंग पर स्टे की बात कही जा रही है स्टूडेंट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग उस समय स्टे नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा था, अगर वो कर दिया होता तो स्टे रहता। अब 8 तारीख का इंतजार करिए, 24 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा जाएगा। विवेक जी, कोई दिक्कत क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं 8 तारीख का इंतजार कीजिए, हम तो 77 साल से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी बात आप लोग कह रहे हैं कि साथ मिलकर बैठेंगे। अगर आप लोग जरा सा भी कंसर्न है इस मैटर को लेके तो सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज कीजिए कि पिछले 5 दिनों से आप जो राहुल गांधी पिक्चर में आ गए हैं, प्रियंका गांधी के ट्वीट पे हो रही है बात, तेजस्वी यादव पिक्चर में 5 दिन पहले। चित्रा जी आप ये मैटर आप लोग उठा रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि देश के वो बच्चे जिनकी 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल एज है, जिन्होंने जिंदगी में किताब कलम के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से उसे सड़क पे उतरना पड़ा और उसके उतरने की वजह से आप राजनीति पे उतरे हैं। कम से कम इतनी शर्म रखिए कि जब भी आप बोलिए तो सबसे पहले उन बच्चों के हित के बारे में बात करिए और अगर आपको अंदर जमीर जिंदा है तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए और 77 सालों से चल रहा है इसे बंद कीजिए। चित्रा जी, दूसरा बिंदु,
आप खेल समझिए क्या है, टेक्निकल बातों में कैसे भोले भाले बच्चों को और हम लोग को फंसाया जा रहा है। बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी मिस्टेक है तो एडमिट करके करेक्ट कीजिए, और आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि 0.001% भी मिस्टेक है तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि उसे करेक्ट कीजिए, और आप क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं पैनल। मैडम खेल क्या चल रहा है आप समझिए, पैनल का खेल चल रहा है। 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक पैनल बन रहा है जो इस पूरी परीक्षा को रिव्यू करेगा। आप सोचिए 9 जून को पैनल का बोल दिया आपने, डिक्लेयर कर दिया, आप देखिएगा आपके चैनल पे। 20 जून को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल, जिसमें कहा गया एक और पैनल बन रहा है। तो ये पैनल खेल में सिर्फ आई वॉश हो रहा है मैम, और लास्ट में क्या होगा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप देखते जाइएगा 8 जुलाई को जो कह रहे हैं वेट करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे खुद से कहा एक्शन लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक का टाइम फैसला देता है, उसका इंतजार तो करना होगा ना हमें। मैम सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आपसे कि अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, वो कह रहा है आपसे। आप करेक्ट करने के बजाय मैटर को लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा पे शक है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। वो कैसे करेक्ट करे आप बताइए ना, क्या करे सरकार? मैम करेक्ट ये करें कि जैसे आपने अब 24 घंटे के अंदर नेट का एग्जाम कैंसिल किया, आप नीट को कैंसिल कीजिए, तमाम एविडेंस है आपके पास। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, नहीं आप मेरी बात समझें। देखिए मामला ये इतना संवेदनशील है, हम यहाँ पर उठाकर 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, मेल में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके मेल आ रहे हैं जो यहां तक इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, हमारे अच्छे नंबर आए, अगर दोबारा से टेस्ट हुआ हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा दे। उनके लिए क्या है आपके पास ऑप्शन? ये भी तो सवाल है ना। जो 25-30 हजार बच्चे जो इस व्यवस्था का फायदा उठा के अंदर घुसे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे पेपर दोबारा हो। जो बच्चा अभी कह रहा था मैम, वो सच कह रहा था कि अगर किसी ने जेन्युइन से मेरिट के दम पे अगर नंबर लाया है तो उसे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उतना नंबर लाने पे खराब रैंक मिली है, अमिताभ जी बेटर रैंक मिलेगा। ठीक है अमिताभ जी। विवेक जी ताली बजवाने में बहुत माहिर हैं और उनके ही बच्चे हैं उनके सेंटर के, इसलिए वो ताली बजाएंगे, इनकी अच्छी बात है। पूरे देश के बच्चे नहीं आपके सेंटर के बच्चे हैं, आपके सेंटर के बच्चे हैं। उन्होंने अभी आपको एमडी साहब कोई बात नहीं सवाल तो इनके जायज है। एक मिनट मैं यहाँ की बात करने आया हूं। मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। जब स्वाति मालीवाल को पीटा गया था उनके पीए द्वारा, तब लगातार वो कह रहे थे न्यायालय में है जी, मैं इस पे एक शब्द नहीं बोलूंगा। आज उनके प्रवक्ता करें न्यायालय गई भाड़ में, मैं आज ही इसका निर्णय कराना चाहता हूं। मैं बच्चों में आपको लगातार बोल रहा हूं कि ये यदि नीट के ये जो काउंसलिंग है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हम इसको नहीं टालेंगे और ये हम 8 तारीख को फैसला देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा पावर है। वो 1 मिनट काउंसलिंग को भी खत्म कर सकता है। यदि वो नीट की परीक्षा खत्म कर सकता है तो काउंसलिंग भी खत्म कर सकता है। आप पार्टी के पास तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये तो इतने क्या बात कर रहा है? मुझे लगता है एक सेकंड ये कोई मंच अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर बेहद गंभीर मुद्दे पर इस वक्त डिस्कशन किया जा रहा है। प्लीज आराम से सर, एक सेकंड इधर सामने देखिए सब लोग, सब प्लीज एक सेकंड स्टॉप प्लीज, उनकी बात सुनिए उनकी ठीक है, आराम से सर, आराम से प्लीज राजेश जी। चित्रा जी मैं यहाँ पर देखिए अमिताभ जी, देखिए चित्रा जी, एनटीए का जो मेलाफाइड इंटेंशन है, एनटीए का मेलाफाइड इंटेंशन शुरू से ही था। लगभग अप्रैल में ये फॉर्म निकलता है, 3 बार इसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है लास्ट डेट को। जब प्रोसेस में ये आता है, होना क्या चाहिए, एक लाइन में बताइए ना क्या होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक लाइन में जल्दी से कमेटी के पास भेजा जाए। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए हमारे इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि जब भी बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा की जाती है तो इसी तरह से लगातार हंगामे की भेंट वो पूरा का पूरा कार्यक्रम चढ़ जाता है। मौजूदा वक्त में भी इसी तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद यही कि छात्रों की आवाज को सुने सरकार और तत्काल कोई ऐसे कदम उठाए ताकि इन लोगों को फौरन राहत मिल सके। इन सब के बीच 8 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत क्या देती है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।